Hello students, welcome back. I hope you all are fine at your places. Students, today is the day of English literature and we will discuss the poem The Puppy. And this poem has been written by Oliver Herford. He was an American writer, artist and illustrator. Students, can you guess from the name of the poem that the poem is about what? And you can see some pictures here also. Puppy means baby dog, means the baby of a dog. डॉग का जो छोटा बेबी होता है उसे हम कहते हैं द पपी. सो इन दिस पोएम द पोएट टॉक्स अबाउट अ पपी whom he is attached to, and he makes fun of the puppy at first by telling the readers about the activities of the puppy because he is newborn. इस पोएम में जो पोएट होता है वो पपी के बारे में बताता है क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा अटैच्ड है और वो उसकी जो फ़नी एक्टिविटीज़ हैं कि वो बिल्कुल न्यू बॉर्न छोटा बेबी है, तो छोटा बेबी जब होता है तो वो बहुत सारी फ़नी एक्टिविटीज़ करता है, बहुत वो क्यूट होता है और बहुत सारी फ़नी एक्टिविटीज़ करता है जो सबको बहुत अच्छी लगती हैं. तो पोएट हमें इस पोएम में उसी फ़नी एक्टिविटीज़ के बारे में बता रहा है क्योंकि वो जो पपी है बहुत ही छोटा सा न्यू बॉर्न है और बहुत ही क्यूट है. ओके स्टूडेंट्स, and if I talk about the poetic device of this poem, students, you can see in every stanza that the last words of first, second line, third and fourth line in every stanza, the sound of the words are same. So it is called the rhythm scheme. हम इसको क्या बोलते हैं? rhythm scheme. Like talk, walk, wag, zigzag, dog, agog, new, chew. तो हर स्टैंजा में जो फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन के जो लास्ट वर्ड्स है उनके जो साउंड है वो सेम आ रहे हैं, राइमिंग वर्ड्स हैं, सी, मी. तो दिस इज़ कॉल्ड रिदम स्कीम. इसको हम क्या कहते हैं? रिदम स्कीम, और यू कैन से राइमिंग वर्ड्स दीज आर. ओके स्टूडेंट्स, फर्स्टली आई विल रीड द होल पोएम एंड आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन यू द पोएम स्टैंजा वाइज. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट. द पपी कैन नॉट म्यू और टॉक. He has a funny kind of walk. His tail is difficult to wag, and that's what makes him walk zigzag. He is the kitten of a dog. From morn till night, he is all agog, forever seeking something new that's good but isn't meant to chew. He roams about the tulip bed and chews the flowers white and red. And when the gardener comes to see, he is sure to blame Mama or me. One game that cannot ever fail to please him is to chase his tail, to catch one's tail twixt me and you is not an easy thing to do. If he has not a pretty face, the puppy's heart is in its place. I'm sorry he must grow into a horrid, noisy dog, aren't you? Okay students, now see, let's start the explanation of the poem from the first stanza. The puppy cannot mew or talk. He has a funny kind of walk. His tail is difficult to wag, and that's what makes him walk zigzag. पपी क्या है? जो बोल नहीं सकता है, बात नहीं कर सकता है, एंड उसकी जो वॉकिंग है, चलने का जो तरीका है बहुत ही फ़नी है, वो बहुत ही फ़नी वे से चलता है, उसकी वॉकिंग बहुत फ़नी है. एंड हिज टेल इज़ डिफ़िकल्ट टू वेग, और वो अपनी टेल को, अपनी पूँछ जो है उसको वेग मतलब क्या होता है? हिलाना. उसको हिला नहीं पाता, उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है उसको टेल को वेग करना, हिलाना. और यही कारण है कि इस कारण उसकी जो वॉकिंग है, उसकी जो चाल है वो कैसी हो जाती है? जिगजैग शेप में हो जाती है. तो वो जब चलता है तो बहुत ही फ़नी लगता है क्योंकि वो अपनी टेल को जो है हिलाना चाहता है, लेकिन वो बहुत ही डिफ़िकल्ट वर्क है इसके लिए. ही इज़ द किटन ऑफ अ डॉग. फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट he is all agog, forever seeking something new that's good but isn't meant to chew.
कि वो एक डॉग का छोटा सा बेबी है, किटन ऑफ अ डॉग है। और मॉर्न का मतलब होता है मॉर्निंग, मॉर्निंग से लेकर नाइट तक ही इज़ ऑल अगॉग। अगॉग का मतलब होता है बहुत ही एक्साइटेड होना, वेरी एक्साइटेड, कि वो मॉर्निंग से लेकर नाइट तक बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहता है नई नई चीज़ें करने के लिए। फॉर एवर सीकिंग समथिंग न्यू दैट्स गुड बट इज़न्ट मेंट टू च्यू। मतलब कि हमेशा कुछ नया सीखना, कुछ नया करना उस अच्छा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जो भी उसके हाथ में चीज़ आएगी वो उसको च्यू मतलब कि चबाने या उसको खाने की कोशिश करेगा। यह सही है कि वो हमेशा कुछ न कुछ नया सीखने की कोशिश करता है, नया सीखना चाहता है, बट उसका मीनिंग ये नहीं कि वो हर चीज़ को च्यू करेगा, उसको खाने की कोशिश करेगा। ही रोम्स अबाउट द ट्यूलिप बेड and choose the flowers white and red, and when the gardener comes to see he is sure to blame mama or me। रोम्स का मतलब होता है, मतलब स्टूडेंट्स की किसी भी चीज़ के साथ बहुत ही रफली वे से उसके साथ खेलना या उसको उस चीज़ को ख़राब कर देना। और यहाँ पर ट्यूलिप बेड का मतलब है कि उनके गार्डन में जो ट्यूलिप फ्लावर्स लगे हुए हैं, लाइक यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो। तो उसने जो ट्यूलिप के फ्लावर्स जो है उसको पूरी उनकी उसकी जो उनको पूरी तरीके से ख़राब कर दिया है उन फ्लावर्स को, क्योंकि वो उनसे बहुत ही रफली तरीके से उन फूलों के साथ, फ्लावर्स के साथ प्ले करता है। एंड चूज़ द फ्लावर्स वाइट एंड रेड, और जितने भी वाइट एंड रेड कलर के फ्लावर्स है उस गार्डन में उन सबको उसने ख़राब कर दिया है च्यू करके, मतलब अपने दांतों में दबा के या उनको खाकर उन पूरे फ्लावर्स को बिल्कुल ख़राब कर दिया है। एंड व्हेन द गार्डनर कम्स टू सी ही इज़ श्योर टू ब्लेम ममा और मी। और जब गार्डनर उस गार्डन में आता है और वो उन सब फ्लावर्स को ख़राब हुए देखता है तो वो गार्डनर किसको ब्लेम करता है? ममा, मतलब कि पोएट की मदर, और पोएट हिमसेल्फ, पोएट को खुद को और उसकी पोएट की मदर को वो ब्लेम करता है। वन गेम दैट कैन नॉट एवर फेल टू प्लीज़ हिम इज़ टू चेज हिज टेल, टू कैच वंस टेल ट्विक्स्ट मी एंड यू इज़ नॉट एन ईजी थिंग टू डू। लेकिन एक गेम जो है जिसमें वो कभी फेल नहीं होता है, क्या? जो करने से उसको खुशी मिलती है कि वो अपनी खुद की टेल का जो है उसको चेस का मतलब होता है उसको उसका पीछा करना, चेस। तो एक कि अपनी टेल को कैच करना, कि उसको पकड़ना कोई इजी थिंग नहीं है। ट्विक्स्ट मी एंड यू, ट्विक्स्ट यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म यूज़ किया है बिटवीन का। जैसे हमने स्टूडेंट्स कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म पढ़े थे, नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म, तो यहाँ पर ट्विक्स्ट जो यूज़ किया है वो बिटवीन को यूज़ किया है। कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में बिटवीन का ट्विक्स्ट, मी एंड यू मतलब कि डॉग और पोएट के बीच में। तो एक दूसरे की टेल को कैच करना कोई इजी थिंग नहीं, उसको पकड़ना कोई इजी थिंग नहीं है। इफ़ ही हैज़ नॉट अ प्रेटी फेस द पपीज़ हार्ट इज़ इन इट्स प्लेस, आई एम सॉरी ही मस्ट ग्रो इनटू अ हॉरिड नॉइजी डॉग, आंट यू। अभी वो बिल्कुल न्यू बॉर्न कह सकते हैं पपी है, तो उसका जो फेस है बहुत ही प्रिटी है और इसी कारण उस पपी ने सबके दिल में अपने लिए प्लेस, जगह बना रखी है। लेकिन पोएट का कहना है कि मुझे इस बात का दुख है कि जब वो बड़ा हो जाएगा, हॉरिड का मतलब होता है अनप्लेजेंट और अनकाइंड, मतलब कि ऐसा जो डॉग जो किसी के ऊपर दया नहीं करेगा, बहुत ही ज़्यादा किसी को पसंद नहीं होगा, ऐसा एक नॉइजी डॉग बनेगा। स्टूडेंट्स, इस स्टैंजा में पोएट ने मतलब कंपेयर किया है। In this stanza, the poet is drawing the reader's attention to the days of the childhood where we knew nothing, but slowly as time passes, we could learn a lot of things from life itself. The same way, puppy shall also learn soon. कि पोएट का कहना है कि हम इस स्टैंजा में वो हमें मतलब कि चाइल्डहुड से इसको कंपेयर कर रहा है कि जब हम अपने चाइल्डहुड में होते हैं तो हम कुछ भी नहीं जानते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे टाइम आगे बढ़ता है हम अपनी लाइफ से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, और इसी टाइप से पपी जो है वो भी धीरे धीरे जल्दी से सारी चीज़ें सीख जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप you must have understood this poem, but you will have to revise this poem again with proper explanation. Okay students, thank you, bye bye, take care.